गुड मॉर्निंग बच्चों हम बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, है ना। लास्ट वीडियो में हमने जो कवर किए थे वो सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ा था। इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट के साथ साथ हमने मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट भी देखे। 3 कॉन्सेप्ट हुआ करते थे हमारे, एक तो प्रोसेस, दूसरा एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस। ये 3 कॉन्सेप्ट हुआ करते थे मैनेजमेंट के। प्रोसेस में क्या होता था, फर्स्ट प्लानिंग होती थी, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग होती थी, फिर स्टाफिंग होती थी, है ना, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये हमारे प्रोसेस हुआ करते थे। इफ़ेक्टिवनेस क्या था, देखो इफ़ेक्टिवनेस में था कि अगर हमें कोई काम दिया गया हो और उस काम को हम पूरा करें विद इन टाइम। रिसोर्सेज का ओवर यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, डजेंट मैटर। अगर हमने ओवर यूज़ कर दिया और काम टाइम पर पूरा कर दिया, इसका मतलब क्या है, वो इफ़ेक्टिवनेस है। लेकिन हमने ओवर यूज़ नहीं किया रिसोर्सेज का, उसका बेटर यूटिलाइजेशन किया है, चाहे काम टाइम पर हुआ हो या नहीं हुआ हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एफिशिएंट है। तो बच्चों देखो, इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंट मैं फिर डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। इफ़ेक्टिवनेस क्या था, इसका काम होना चाहिए विद इन टाइम, हाँ विद इन टाइम होना चाहिए। रिसोर्सेज, यूज ऑफ रिसोर्सेज, या कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, क्या है वो। अगर हम प्रोडक्शन कॉस्ट मोर भी आ जाए इन केस ऑफ, ये मैटर नहीं करता। तो हमें फोकस करना है सिर्फ इस बात पर कि इफ़ेक्टिवनेस में काम विद इन टाइम होना चाहिए, और एफिशिएंट में क्या था, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेटर होना चाहिए, बस हम इस पर ध्यान देंगे, है ना। टाइम ऑफ प्रोडक्शन क्या है, यानी विद इन टाइम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर फोकस नहीं है, लेकिन यूटिलाइजेशन बेहतर है। आगे हम पढ़ते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंट एंड इफेक्टिवनेस, क्या ये दोनों होने चाहिए। हाँ, दोनों होने चाहिए और बराबर होने चाहिए अच्छे मैनेजमेंट के लिए। मान लो भाई हमने पहचाना इफेक्टिवनेस का मीन्स काम टाइम पर हो रहा है, एफिशिएंट का मीन्स बेटर यूटिलाइजेशन हो रही हैं, ठीक है। यानी एफिशिएंसी जो आती है वो तब आती है जब हम उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं काम टाइम पर कर दूं, रिसोर्सेज का यूज़ ना करूं, तो भी गलत हो जाएगा। हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, कॉस्ट ज़्यादा आएगी, गुड्स को बनाने का जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होगी। मान लो हमने एक कार बनाने का बिजनेस कर रखा है और हम कार की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कार जहाँ तो उसका प्रोडक्शन आना चाहिए था 2 लाख रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए थी, हमने कार को बना दी, ओवर यूज़ कर दिया, कितने की कर दी, जो की जगह वो 3 लाख रुपए में पड़ी। तो अब हम उसे बेचेंगे कितने की, 3 से ऊपर की बेचनी पड़ेगी, तब जाकर प्रॉफिट मिलेगा, है ना। तो भी गलत हो जाएगा। लेकिन हमने कार को 2 लाख से भी कम में बना कर दी, यानी यहाँ की बात कर रहे हैं, लेकिन टाइम पर बना कर ना दी, तो कस्टमर भाग जाएंगे, कस्टमर भी तो नाराज हो जाएंगे। तो हमें क्या सोचना है, दिस इज इक्वल टू दिस, यानी ये दोनों होनी जरूरी है।
ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं इसके रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर इक्वल इंपॉर्टेंट एज बीइंग इफेक्टिव मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क। इफेक्टिव मीन्स काम पूरा कर रहे हैं। इट इज नॉट एनफ जस्ट कंप्लीटेड टास्क, इट मस्ट बी डन करेक्टली विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, है ना। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड ऑफ सेम कॉइन, यानी ये एक कॉइन की दो साइड हैं। वन विदाउट अदर इज नो यूज, यानी एक के बगैर दूसरे का यूज नहीं है। कर लें ध्यान से इसको, कॉन्सेप्ट को। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों ही जरूरी हैं। अगर हमने काम पूरा किया और कॉस्ट में ना करके दिया, है ना, क्या कह रहे हैं? इट इज नॉट एनफ जस्ट कंप्लीटिंग टास्क, यानी यही जरूरी नहीं कि आप काम पूरा करके दो। इट मस्ट बी डन करेक्टली विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन ना हो, वेस्टेज ना हो। मानो हमसे एक पेपर दिया गया, क्या करना है? हमें उस पेपर की कटिंग करके एक आर्टिकल बनाना है। हमने क्या करा? आर्टिकल तो बना दिया, लेकिन बहुत सारे पेपर का वेस्ट कर दिया। तो क्या दिस इज सफिशिएंट? है ना। हमें आर्टिकल बनाकर देना है और पेपर का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, वेस्टेज नहीं करना है। जैसे अगर आप एक टेलरिंग शॉप पर जाते हो, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसके लिए, इफेक्टिवनेस के लिए और एफिशिएंट के लिए। टेलरिंग शॉप पर जाते हो और आपको एक शर्ट सिलानी है ना। शर्ट अगर सिलानी है और टेलर की ड्यूटी, टेलर यहाँ इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ वर्क करता है। बेस्ट एग्जाम्पल है, टेलर को आपने एक कपड़ा दिया कि उससे शर्ट बनानी है। टेलर ने शर्ट तो बना दी, लेकिन एक शर्ट बनाने में, आपकी एक शर्ट बनाने में 10 मीटर कपड़ा बेकार कर दिया। यानी ये पोर्शन बनाया तो भी बहुत सारा कपड़ा वेस्ट करा। मीन्स क्या करा? शर्ट तो बनाकर दे दी, टाइम पर भी दे दी, लेकिन क्या करा? यहाँ आए ना। दूसरा, आपकी शर्ट उसने नॉर्मल शर्ट 2 मीटर, पौने 2 मीटर या 2.25 मीटर जो भी बनती है ना, उसमें बन जाती है। लेकिन उसने आपकी शर्ट 1.5 मीटर कपड़े का यूज़ किया और बना कर दे दी। लेकिन पता बनाकर कब थी? 2-3 साल लगा दिए बनाने में। रिसर्च करता रहा उसका, कटिंग से कैसे करना है, कैसे करना है। तो क्या हुआ उसका? शर्ट बनाकर तो दी, यूटिलाइजेशन तो बेहतर किया, लेकिन ये नहीं हुआ। तो इसका मतलब हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए बेहतर। इसके लिए ये दोनों होने ज़रूरी हैं। ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ पर आए। देखो एग्ज़ाम, इसके पीछे एक वो दिया हुआ है, केस स्टडी। एग्ज़ाम में आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 70% से ज़्यादा केस स्टडी ही आती हैं। यानी हर 10 नंबर में से 7 नंबर की केस स्टडी आपको करनी होगी। यानी चीज़ों को रटते रहो, कोई फ़ायदा नहीं, समझोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन देखो कैसे दे रखा है नेक्स्ट पेज पर। ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन ABC लिमिटेड रिसीव ए न्यू ऑर्डर 10,000 मोबाइल फ़ोन का टू बी डिलीवर इन 10 दिन। यानी एक कंपनी है जिसको ऑर्डर मिला कि 10,000 मोबाइल बना कर दो और 10 दिन में बना कर देने हैं, लेकिन फॉलोइंग विद द कॉन्ट्रैक्ट विल बी नल एंड वाइड। यानी अगर आपने 10 दिन में बनाकर नहीं दिया तो नल एंड वाइड का मतलब क्या हो जाएगा? उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट हुआ है वो कैंसिल माना जाएगा, यानी ज़ीरो मान लिया जाएगा, जैसे कोई एग्रीमेंट हुआ ही ना हो। नल एंड वाइड का मीन्स खत्म, बिल्कुल बात, जो भी बातें हुई हैं सब ज़ीरो मान ली जाएंगी। द कंप्लीट दिस प्रोडक्शन मैनेजर प्लान टू आउटसोर्स दिस प्रोडक्शन सो दैट ऑर्डर कुड बी डिलीवर ऑन अ टाइम। यानी मैनेजर जो था वो टेंशन में आ गया, भाई 10 दिन में हम कैसे बना कर दें। तो उसने क्या करा? बाहर से मजदूर लगा लिए, आउटसोर्सेज यूज़ करी। इलेक्ट्रिसिटी सफिशिएंट नहीं थी, जनरेटर लगा दिया। यानी ऑर्डर पूरा करना है, कभी कैंसिल ना हो जाए, ऑर्डर कैंसिल करना ना पड़ जाए, नल एंड वाइड ना हो जाए। तो इसके डर की वजह से उसने रिसोर्सेज का बाहर से मंगाई और उनको महंगा चार्ज देना पड़ा। और महंगे चार्ज की वजह से उनकी कॉस्ट कितनी बढ़ गई? 30% बढ़ गई। टाइम पर पूरा करके दिया, है ना, लेकिन एफिशिएंट नहीं हो पाया। तो क्या है? डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर परफॉर्म ड्यूटी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली? आंसर क्या है?
इफेक्टिवनेस तो है बट नॉट एफिशिएंटली। ठीक है बच्चों, ऐसे इसकी केस स्टडी सॉल्व करनी है। और गिवन द टू डिफरेंट पॉइंट बिटवीन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवनेस, क्या है इन दोनों में डिफरेंस? ये टाइम है, ये यूटिलाइजेशन मैनेजमेंट है। बात खत्म। अगले टॉपिक पर आते हैं। इसके बाद यहाँ तक की बातें खत्म हैं हमारी। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान रखना बेटा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट में क्या कहना है कि एक मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। चलो बच्चों, तो देखो सबसे पहला कैरेक्टर है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल को अगर अचीव करना है, समय पर अचीव करना है, टाइम पर अचीव करना है और बेहतर तरीके से अचीव करना है, तो उसके लिए मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में क्या क्या था? एक तो प्लानिंग, एक क्या था हमारा, एफिशिएंट था, इफेक्टिवनेस था और प्रोसेस था। ठीक है, अब इस तीन कॉन्सेप्टों में, इन तीन कॉन्सेप्टों में इन तीन कॉन्सेप्टों के अंदर ये मानकर चलें कि अगर प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस में प्लानिंग था, ऑर्गेनाइजिंग था, स्टाफिंग था और डायरेक्टिंग था एंड कंट्रोलिंग था। ये 5 फैक्टर थे, है ना। अब इन 5 फैक्टर्स के अंदर अगर हम ये ना करते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं, तो क्या हम ऑर्गेनाइजिंग कर पाएंगे, स्टाफिंग कर पाएंगे, डायरेक्टिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब मुझे बताओ, अगर हम एफिशिएंट नहीं होंगे तो भी बेकार है, इफ़ेक्टिवनेस नहीं होंगे तो भी हम अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। यानी हम का मतलब ऑर्गेनाइजेशंस या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हमारी परफॉर्म इतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है बेटा। अब देखो क्या कहते हैं, मैनेजमेंट ऑलवेज एम एट अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। यानी मैनेजमेंट किस लिए बनाया जाता है? सबसे पहली वीडियो मैंने इससे पहली वीडियो में क्लियर बताया था कि मैनेजमेंट में हमको जो अचीव करना होता है, हर मैनेजर का जो गोल होता है वो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को ही अचीव करना होता है। यानी मैनेजमेंट जो ड्यूटी होती है वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होती है, और जो एम्प्लॉय होते हैं उनका गोल होता है मैनेजमेंट का गोल, और मैनेजमेंट का गोल होता है ऑर्गेनाइजेशंस का गोल। यानी तीनों एक दूसरे से लिंक करते हैं। यानी अल्टीमेटली हम किसके लिए काम कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो सबसे पहला फीचर यही होता है कि मैनेजमेंट का जो काम होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करने के लिए ही एकमात्र उसका उद्देश्य होता है। ठीक है बच्चों। द फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर लीड टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। मैनेजमेंट यूनिट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। यानी क्या करता है? मैनेजमेंट यूनिट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी हर अलग अलग व्यक्ति, डिफरेंट इंडिविजुअल, एक एम्प्लॉय मिस्टर राम है, एक श्याम है, एक मोहन है, ये सब काम करने वाले हैं। हर व्यक्ति को ये एहसास करा देगा अपनी प्लानिंग से, स्टाफिंग से, डायरेक्टिंग से या किसी भी मेथड से कि तेरा काम जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करने का है। यानी जो टारगेट ऑर्गेनाइजेशन का है वही तेरा होना चाहिए, ये नहीं कि तेरा कुछ और ऑर्गेनाइजेशन का कुछ। एग्जाम्पल देखो क्या होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि एम्प्लॉय वर्क करे और एम्प्लॉय चाहता है कि आराम करे, तो एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए? बेटा ऑर्गेनाइजेशन से गोल की तरफ को जाना, अपने गोल को नहीं देखना। अगर हम आराम करने में लग गए ना तो ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म और फिर हम भी बेरोजगार हो जाएंगे उसके चक्कर में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज़ प्रिवेसिव। क्या है इसका मतलब? मैनेजमेंट इज़ प्रिवेसिव यानी नंबर 2, जहाँ भी सबसे पहली जो इंट्रोडक्शन चल रहा था हमारा सबसे पहले, उसमें बताया
कि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशंस हो, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो, स्मॉल हो, बिग हो, लोअर हो, अपर हो, इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो, है ना। इवन अपने घर को ही देख लो, अगर एक घर के डेली रूटीन को हम वेल डिफाइंड नहीं करेंगे, कैसे, सबको पता है अपनी अपनी ड्यूटीज़ क्या हैं, और अगर किसी को ना पता हो और कोई अपनी ड्यूटी फॉलो ना करे, एग्जाम्पल के तौर पर सुबह को मानो कोई वर्क है पर्टिकुलर, है ना, या मानो फैन ऑफ करने की ड्यूटी, सुबह उठे रात को फ़ैन चलाया हमने, किसी को पता ही नहीं है भाई किसकी ड्यूटी है फ़ैन ऑफ करने की, सब एक दूसरे के ऊपर टाल दिया कि वो कर देगा वो कर देगा। इसका मतलब ओवर यूटिलाइजेशन होगा और नुकसान ही होगा। लेकिन मैनेजमेंट क्या कहता है, जो सबसे पहले देखेगा घर का मैनेजमेंट, उस फैन को जो सबसे पहले देखेगा वही ऑफ कर देगा, है ना। तो ऐसी ही मैनेजमेंट ड्यूटीज़ डिफाइन कर देता है, जिस और चाहे वो कोई सी भी, मैं घर के मैनेजमेंट की भी बात कर रहा हूँ, स्कूल के मैनेजमेंट की भी बात कर रहा हूँ, इवन तुम्हारे क्लास के मैनेजमेंट की भी। अपने एग्ज़ाम को वेल प्लान करोगे ना तो एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरीके से अचीव करोगे और अच्छी परसेंटेज गेट करोगे। लेकिन अगर नहीं करोगे, मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं चलोगे, तो यही टेंशन में रहोगे कि मेरा तो सिलेबस ही नहीं हो रहा और क्या नहीं हो रहा। और जो अपने सिलेबस को वेल डिफाइन करके चलते हैं, टारगेट बनाकर चलते हैं कि दिसंबर एंड से पहले हमें सिलेबस को एक बार कंप्लीटली रिवाइज करना है, और दिसंबर एंड नहीं, स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर तक, और इन द मिडिल ऑफ जनवरी दोबारा फिर से रिवाइज करना है 1.5 महीने के अंदर। अब ये तुम्हें 1.5 से 2 महीने देने हैं दूसरे रिवीजन के लिए, अगर 90+ % लाने चाहते हो तो, है ना। देखे ना अभी लास्ट ईयर क्लासेस के रिजल्ट में 90+ आए हैं बच्चों के, और कैसे अचीव करें 90+? 3 बार रिवीजन चाहिए। फर्स्ट टाइम जब मैं क्लास में करा रहा हूँ, सेकंड टाइम प्रॉपरली फिर मैं कराऊंगा, और थर्ड टाइम फास्ट ट्रैक रिवीजन, बोल्ड क्वेश्चंस करने होंगे हमें, जो भी उसमें अफेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस करने होंगे, और फिर फाइनलाइजिंग जब एग्ज़ाम के 5-10 दिन रह जाएंगे, फिर उसके कॉन्ट्रेक्चुअल पार्ट को रिवीजन करेंगे। यानी 3 टाइम तो सिलेबस को रिवाइज करना है, और नंबर 4 हमको कॉन्ट्रेक्चुअल पार्ट को रिवाइज करना है। यानी अभी से ही दिमाग में बैठा लो कि ये सब कुछ करना है अगर 90% लाने हैं। अगर सिर्फ पास ही होना है तो जैसा चल रहा है चलने दो, या तो पास हो जाओगे या फेल हो जाओगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट पर आओ चलो। मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट एक्टिविटी यानी ये हर जगह चलता है। एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सभी ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, ऑल डिपार्टमेंट, ऑल लेवल, कोई सा भी लेवल हो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है, कोई सा भी लेवल हो। अगले आओ, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन का मतलब ये एक से ज़्यादा वर्क करता है। यानी हम, दूसरी बात, मैनेजमेंट जो होगा वो वर्क को भी मैनेज करना होगा, है ना, और मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज को भी मैनेज करना होगा, और प्रोसेस को भी हमें मैनेज करना होगा। जैसे गोपाल जी डेयरी है, इसका काम क्या है, गोपाल जी में जितना भी वर्क होता है, जितना भी प्रोडक्शन होता है, मैनेजमेंट की ड्यूटी है उस प्रोडक्शन को कितना बनाना है और कितने टाइम में बनाना है, डेली कितना प्रोडक्शन करना है, इसको कौन डिफाइन करता है, मैनेजमेंट ही डिफाइन करेगा। मानो तुमने मार्केट में डिमांड तो चल रही है 10 यूनिट की और तुमने बनाई है 5 यूनिट, तो नुकसान है कस्टमर होगा। और अगर हमने मान लो मार्केट में डिमांड चल रही है 10 यूनिट की और आपने बना दी 15 यूनिट, तो 5 यूनिट एक्सेस हो गई, जिसमें हमारी कैपिटल इन्वेस्ट ज़्यादा हो जाएगी और हम उसका ओवर यूज़ कर लेंगे। मतलब हम इंटरेस्ट कॉस्टिंग का लॉस हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का लॉस होगा, उसको स्टोर करने का लॉस होगा। तो यानी हमको ये मैनेज करके चलना है कि पहले तो मार्केट डिमांड का पता लगाओ क्या चल रही है, उस मार्केट डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन को हमें वेल डिफाइन करना है, और फिर उस प्रोडक्शन के हिसाब से जो ह्यूमन रिसोर्सेज है हमारे काम करने वाले, उनको सेटल करना है, जिससे वो हमारे उतने प्रोडक्शन टारगेट को अचीव कर सकें। कैसे अचीव करेंगे, एक कॉमर्स वाले बंदे को कॉमर्स सेक्शन की ही ड्यूटी देनी है। यानी एक व्यक्ति जिसको पैकिंग करनी बहुत अच्छी आती है ना, एक व्यक्ति जिसको कटिंग करनी बहुत अच्छी आती है, अगर मैं पैकिंग वाले को कटिंग पर लगा दूं और कटिंग वाले को पैकिंग पर लगा दूं तो काम अच्छा करेंगे, नहीं करने के। पैकिंग जिसका जो
स्किल है उसको उसी में ही पहुंचाओ। ये मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है पहचाननी, कि ये देखना कि क्या इसके अंदर क्या स्किल है, ये कहाँ पर काम अच्छा करेगा। ठीक है, अगर मैं साइंस स्ट्रीम वाले को अकाउंटेंट बना दूँ तो क्या काम करेगा, अल्फ़ा बीटा नहीं लगते वहाँ पर, है ना। और अगर कॉमर्स वाले को साइंस में बिठा दिया रिसर्च करने पर, है ना, कि सैम्पलिंग निकालनी है तुम्हें किस चीज़ की, कि गोपाल जी डेयरी में जो मिल्क आता है उसके जो नंबर्स वगैरह होते हैं वो हमको मैनेज करने हैं, तो कैसे करोगे भाई, वहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं चलते, तो वहाँ का काम अलग है, वहाँ का काम अलग है। देखो मल्टी डायमेंशंस में क्या हो गया, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी यहाँ पर हमें काम को मैनेज करना है। कैसे, कि कितना काम हमें बनाना है और कितने उसको कितने की रिक्वायरमेंट है ये पता लगाना है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप द परफॉर्म सम टास्क और गोल, यानी टास्क हम बना लिए जाते हैं कि इतने दिन में इतना प्रोडक्शन करना है। ये डे वाइज भी हो सकते हैं, वीकेंड भी हो सकते हैं, मंथली भी हो सकते हैं। एक साल में मानो हमने ये मार्केट डिमांड का पता लगा लिया कि 10 यूनिट की डेली डिमांड चल रही है, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट इस साल 50 लाख प्रॉफिट अर्न करना है, तो हमने एक गोल डिफाइन कर लिया ना, तो हमको 50 लाख की तरफ को बढ़ना है, चाहे उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़े। क्या करने पड़ेंगे भाई, यूनिट की डिमांड चल रही है 10 यूनिट की, मार्केट में ऐड करो भाई, ऐड करो, कस्टमर्स को जाकर बेनिफिट दो। क्या बेनिफिट दो, उनको एक तो क्वालिटी प्रोवाइड करो, है ना, दूसरा उसको लोअर कॉस्ट में प्रोवाइड कराओ जो कंपटीटर है उसके अकॉर्डिंग, जिससे हमारी मार्केट डिमांड बढ़े और हमारा जो टारगेट है उसको हम अचीव कर सकें। तो ये क्या है, वर्क को मैनेज करना। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जिसका जो स्किल उसको वहाँ सेट करना, कॉमर्स वाले को कॉमर्स में, साइंस वाले को साइंस में, है ना, पैकिंग वाले को पैकिंग स्किल पर लगाना है और कटिंग वाले को कटिंग पर, मशीनरिकल वर्क वाले को मशीनरिकल वर्क पर लगाना है, और जो नॉर्मल सभी अलग अलग उसके हिसाब से हमें डिफाइन करना है। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब जो हमारा काम चल रहा है। द ऑपरेशन रेफर टू द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर हम प्रोडक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। वर्क में किसको कर रहे थे, हमको अपना गोल डिफाइन करना था। ध्यान रखना ये दोनों एक जैसे लगते हैं। वर्क में हमें अपना गोल डिटरमाइन करना है कि हमें कितना काम करना है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन, देखो मैं दोबारा पढ़ता हूँ वर्क को, ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप टू परफॉर्म सम टास्क, किस लिए बनाई जाती हैं, किसी टास्क के लिए। मैनेजमेंट एक्टिविटी एम एट अचीव द गोल या टास्क टू बी अकम्प्लिश, द टास्क और वर्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल, वर्क आर कम्प्लिशड इन द स्कूल इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन, इन हॉस्पिटल इज ट्रीटिंग पेशेंट। तो ये सब क्या है, ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क है। हमारा काम क्या है, पढ़ाना, और मैं अपने पढ़ाने को मैनेज करके आऊँ कि आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा मैनेजमेंट ऑफ वर्क है। लेकिन जो कंपनीज हैं, मानो इसी यहीं पर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन क्या होगा यहाँ पर, यहाँ प्रोडक्शन होता है कि हम आपके एग्ज़ाम में कितनी बेहतर तैयारी कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन होगा, है ना। द ऑपरेशन रेफर टू द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट, कन्वर्टिंग दैम इनटू द सेमी फिनिश गुड्स। क्या कर रहे हैं इसमें, मिल्क बनाना है, गोपाल जी का एग्जाम्पल चल रहा ना, तो कहाँ से मिल्क लेकर आए और उसको किस तरह से प्रोसेस में लेकर आए, जो हम कन्वर्ट कर सकें उसको किस में, बटर में, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ बनती हैं, क्या होती हैं उसको, वे बोलते हैं, वे छाछ वगैरह जो होती हैं, तो उनको ये सब प्रोसेस में आती हैं। 3 तरह के मैनेजमेंट हो गए। दूसरी बात, मैनेजमेंट, नेक्स्ट पर आए नंबर 4 पर, मैनेजमेंट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लगातार चलता है। आज मैनेज कर दिया कल को नहीं करें क्या, ये हर रोज़, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी डे और एवरी पॉइंट ऑफ टाइम मैनेजमेंट आर कंटिन्यूसली वर्क, यानी ठीक है ना। गोल सेटअप करने होते हैं, पढ़ना इसे जल्दी से। ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है, यानी मैनेजमेंट में कभी भी अकेला व्यक्ति काम नहीं करता, मिलकर काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड द ग्रुप एक्टिविटीज़। द मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर टू द ग्रुप ऑफ द पीपल इन्वॉल्विंग इन द मैनेजरियल एक्टिविटीज़, यानी वो लोग जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, लीडिंग टॉप लेवल एम्प्लॉय जिनकी बात हो रही है ना। ईच इंडिविजुअल परफॉर्म हिज रोल, यानी हर व्यक्ति अपना रोल प्ले करता है, जिसकी ड्यूटी होती है। किसी का काम हमने दे दिया, मैनेजमेंट में किसी की ड्यूटी होती है कि वेल प्लान करना है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्लान करना है ना, आउटपुट प्रिपेयर करनी है। तो बहुत सारे वर्क होते हैं मैनेजमेंट के अंदर। जैसे वर्क कौन कौन से होते थे,
सबसे पहले प्लानिंग का काम हमने एक व्यक्ति को दे दिया, है ना, स्टाफिंग का काम एक व्यक्ति को दे दिया, ऑर्गेनाइजिंग का काम एक व्यक्ति को दे दिया। तो ये क्या है, ग्रुप एक्टिविटीज़ है, किसी अकेले के बस की नहीं है। दूसरा, मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन, मार्क करो इस वाले को, है ना। डायनेमिक फंक्शन क्या है कि ये चेंज इन एक्टिविटीज़ है। मैंने कल जो मैनेज करा था, शायद हो सकता है कि आज सिचुएशन कल से डिफर हो, तो कल की जो मैनेजमेंट थिंकिंग थी हमारी, आज उसको अलग तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि सिचुएशन हैंडल करनी है हमें। एज पर द सिचुएशन वी हैव टू मैनेज द वर्क, है ना, और वर्क, पीपल्स एंड थर्ड क्या था, प्रोसेस। ठीक है, तो हमको ये लेकर चलना है तीनों को, प्रोसेस यानी ऑपरेशन। अब देखो, इंटेंजिबल, ये काम एक ऐसा काम है जो दिखाई नहीं देता। कैसे नहीं दिखाई देता कि हम सोचते हैं मैनेजर आराम से कुर्सी पर बैठता है और फ्री की सैलरी तोड़ता है, यही तो सोचते हैं। बेटा सबसे ज़्यादा प्रेशर मैनेजर के ऊपर होता है। यानी एक व्यक्ति जो प्रोसेसिंग कर रहा है, जो एम्प्लॉई है, और वो पूरे दिन काम में लगा रहता है, और उसकी ड्यूटी क्या होती है, उसकी ड्यूटी होती है कि वो प्रोडक्शन कर रहा है, यानी यूनिट प्रोड्यूस करता है। और उसने देखा कि मेरा जो मैनेजर है वो पूरे दिन ऑफिस में बैठा रहता है और जब देखो मुझे डायरेक्शन देता रहता है। लेकिन वास्तव में जो मैनेजर ने काम किया वो दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन होता बहुत है। स्कूल के प्रिंसिपल क्या करते हैं, क्लास में पढ़ाते वो नहीं, बच्चों का हैंडल वो नहीं करते, कॉपी चेक वो नहीं करते, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि वो काम नहीं करते? वर्क बहुत ज़्यादा होता है सबको। हम तो एक दो क्लास को मैनेज करते हैं, तो पूरे स्कूल को मैनेज करना होता है। ठीक है, देखो मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली, यानी वो दिखाई नहीं देता, फिजिकली नहीं दिखाई देता। इट इज़ प्रेजेंस कैन बी फील्ड, यानी इसको हम फील कर सकते हैं। प्रेजेंट ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फील्ड बाय सीइंग। ठीक है बच्चों, तो हमारे ये हो थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद हम आगे चलते हैं। बच्चों हमें इसको याद कैसे करना है भाई, ये देखो केस स्टडी जो बनती हैं वो इन पर ही बनेंगी, और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्या आएंगे कि हमको फीचर बता दो मैनेजमेंट के, 5 फीचर बता दीजिए, 3 फीचर बता दें। तो हमें ये फीचर याद करने होंगे। कैसे? एक बार इनकी हेडिंग याद हो जाए तो बाकी एक्सप्लेनेशन तो हम अपना आप कर ही लेंगे, है ना। तो हेडिंग याद करने के तरीके देखो बस ऐसे ही हैं कि इनके कोड वर्ड बनाए जाएँ। जैसे ग्रुप एक्टिविटीज़, डायनामिक और इंटेंजिबल, क्या बन गया ये DIG, डायनामिक, इंटेंजिबल और ग्रुप एक्टिविटीज़। तो 3 वर्ड तो याद हो गए ना, ये DIG होता है ना, DIG पुलिस डिपार्टमेंट में, तो एक वर्ड तो ये याद हो गया 3। दूसरे बात, हम इसको और तरीके से भी बना सकते हैं, अपने अलग तरीके से, जैसे गोल ओरिएंटेड, मल्टी डायमेंशन। क्या होते हैं मैनेजमेंट की सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है? जनरल मैनेजर होते हैं, है ना। जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में वो जनरल मैनेजर होता है। तो GM यानी गोल ओरिएंटेड एंड क्या था, मल्टी डायमेंशन। तो ये हमारे 2 हो गए। और प्रोग्रेसिव को इस तरह से याद कर लेना, यानी जो कंटिन्यूस नेचर का होता है। ठीक है, तो क्या था, DIG जनरल मैनेजर। ठीक है, याद हो जाएगा, DIG जनरल मैनेजर। ये इससे कोड वर्ड है जिसकी तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। DIG क्या था, डायनामिक, इंटेंजिबल और गोल ओरिएंटेड और मल्टी डायमेंशन। ठीक है, और ग्रुप एक्टिविटीज़, और P से प्रोग्रेसिव था ही। तो हम इसको याद करें और इसके बाद करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या करना है,